हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित गुप्ता पीएमए फाउंडेशन से मैनेजमेंट का आपका टीचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों का रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा और ये आपके रिवीजन पार्ट और क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारे बिट क्वेश्चंस। शैल वी स्टार्ट? ओके, गुड। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। फर्स्टली, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको क्या कहते हैं? एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। ये किसने दिया? आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, फेडरिक, एफडब्ल्यू टेलर, एल्टन, पीटर ऑफ ड्रकर। तो इसका आंसर है पीटर ऑफ ड्रकर। क्यों? 1954 में बुक थी इनकी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर उन्होंने कंसेप्ट दिया था, पीटर ऑफ ड्रकर। ठीक है, अब एमबीओ क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये एक सर्कल है। ये क्या है बच्चों? एक सर्कल है। उसके अंदर हमको सर्कल के अंदर क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? सेट करना है, अलाइन करना है एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद में हमको क्या करना है? मॉनिटर करना है उनकी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। फिर रिवॉर्ड एम्प्लॉय को। नेक्स्ट, सेट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। और ये सर्कल कंटिन्यू चलता रहेगा। दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एंड किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? पीटर ऑफ डर्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? स्कॉलर चेन डिनोट्स। अब स्कॉलर चेन क्या है, डिनोट्स क्या किसको कर रहा है? स्कॉलर चेन मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है स्कॉलर चेन को, कि अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक। आपके इसके अंदर देखो कितना दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, एन अप्रेजल प्रोसेस, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक। ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा? याद करें आप। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा हेनरी फ्योल। उसमें आपने क्या देखा था? लैडर डायग्राम देखा था। उसके अंदर किस तरह का लैडर डायग्राम? इस तरह का लैडर डायग्राम था। उसके अंदर किस तरह से था? ए, बी, सी, डी, और फिर उसके बाद में ई, एफ एंड जी। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? अगर सी को जी से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेगा बच्चों? सी से बी के पास, बी से ए के पास, ए से ई के पास, ई से एफ, एफ से जी। तो ये क्या लिखते थे हम उसको? सी 4, बी 4, ए 4, ई 4, एफ 4, जी। क्या सब बच्चों को समझ में आया? तो स्कॉलर चेन डिनोट्स किसको कर रहा है? अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक्स। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करते थे? इनफ्लो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द चेन, कि जो आपका इन्फॉर्मेशन का इनफ्लो होना चाहिए। इनफ्लो दैट मीन्स इनफ्लो आउटफ्लो। इन्फॉर्मेशन का जो आपका फ्लो है वो कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द चेन होनी चाहिए। अब इसके फायदे नुकसान सब हम लोगों ने क्लास में पढ़े थे। ठीक है, चलिए अब लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल प्रीमाइसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटेंजिबल प्रीमाइसेस क्या है। हम लोगों ने प्लानिंग प्रीमाइसेस पढ़ा था। प्लानिंग प्रीमाइसेस में हमने क्या क्या पढ़ा था? इंटरनल, एक्सटर्नल, फिर कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। उसके बाद पढ़ा था हमने टेंजिबल, इंटेंजिबल प्रीमाइसेस। गॉट इट? और इंटेंजिबल प्रीमाइसेस और टेंजिबल प्रीमाइसेस क्या थे? टेंजिबल प्रीमाइसेस वो थे जिनको मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई कर सकते थे। ठीक है, जैसे आपका हो गया प्रोडक्शन, लेबर और एक्सेट्रा। और इंटेंजिबल प्रीमाइसेस क्या थे? इंटेंजिबल प्रीमाइसेस जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे थे मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। क्या बोल रहा है ये? नॉट इंक्लूडेड। तो क्या नॉट इंक्लूडेड है? लेबर आर। ठीक है, लेबर आर इज टेंजिबल प्रीमाइसेस। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑड विथ वेबर 6 मेजर प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोगों को पहले क्या रिवाइज करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्लास में लर्न किया हुआ 6 मेजर प्रिंसिपल कौन कौन से थे वेबर के मैक्स वेबर के। कौन कौन से थे बच्चों? मैनेजमेंट बाय रूल, पर्पसली, इम्पर्सनल, फिर ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटी, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इन फोकस्ड एंड अप फोकस्ड मिशन। ठीक है, तब क्या बच के आ रहा है इसके अंदर? यूनिटी ऑफ कमांड। तो क्या है क्वेश्चन? क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑड विच इज यूनिटी ऑफ कमांड। क्या ये सही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Decisions which are repetitive and can be established well in advance to solve the day-to-day problem in an organization are known as। क्या होना चाहिए बच्चों इसका आंसर? रिपीटेटिव एंड कैन बी established well in advance। इन एडवांस में हम कर सकते हैं, मतलब पर्सनल डिसीजन नहीं होगा, ह्यूरिस्टिक नहीं होगा, नॉन प्रोग्राम डिसीजन नहीं होगा, दैट इज प्रोग्राम डिसीजन, जो हमारे डे टू डे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में, डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन के काम में हमें काम आएंगे डिसीजंस। ठीक है, while performing their functions, while performing their activities, while performing their business। Got it? Next, sixth, in the case of selecting candidates in an organization, the first step is, पहला स्टेप क्या होगा? क्या हम लोगों ने पढ़ा था ये क्लास के अंदर कि हमने सारे के सारे स्टेप्स पढ़े थे इसके अंदर? कितने स्टेप पढ़े थे? आई होप 7 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहले क्या था? एक ब्लैंक एप्लीकेशन थी, नेक्स्ट प्रिलिमिनरी इंटरव्यू था, फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट था, फाइनल इंटरव्यू था, नेक्स्ट क्या था बच्चों? बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन था, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन था, नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट था। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है ये? इन केस ऑफ सिलेक्टिंग कैंडिडेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या बच्चों? ब्लैंक एप्लीकेशन, दैट इज करेक्ट आंसर। चलो अब हम लोग चलते हैं 7th पॉइंट पे, 7th क्वेश्चन पे। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज अ स्टेप ऑफ। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हमने किसने पढ़ा था? मैंने तुमको क्लास में बार बार समझाया था, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टॉपिक समझाया था मैंने। ठीक है, अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ा था? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने? उसके अंदर हम लोगों ने टोटल कितने पॉइंट पढ़े थे? 6 पॉइंट पढ़े थे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। पहला पॉइंट, वर्क को आइडेंटिफाई करो, दूसरा वर्क को ग्रुपिंग करो, तीसरा इस्टेब्लिश करो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को। ठीक है, जो हमारा आंसर है इसके अंदर, इस्टेब्लिश करो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को। उसके बाद में क्या करो? प्रोवाइड करो मेजरमेंट, किसके लिए? इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के लिए। और नेक्स्ट क्या है बच्चों? डेलीगेशन करो। डेलीगेशन क्या करो? अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन। गॉट इट? इसका आंसर क्या होगा हमारा? वेरी गुड, इसका आंसर हमारा होगा ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इंक्लूडिंग डायरेक्टिंग एक्सेप्ट। अब डायरेक्टिंग में हमारे प्रिंसिपल कौन कौन से थे पहले हमको देखना पड़ेगा। डायरेक्टिंग में था ऑल द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिंग एक्सेप्ट। कौन कौन से प्रिंसिपल? पहला था डायरेक्ट सुपरविजन, फिर यूज मोटिवेशनल टेक्निक, फिर क्या था? हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड, फॉलो अप। ठीक है, तो क्या नहीं आ रहा इसके अंदर? ऑल द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इंक्लूडिंग डायरेक्टिंग एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, चलो 9 पॉइंट पे आते हैं। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स, कंट्रोलिंग क्या इन्वॉल्व कर रही है? कंट्रोलिंग इन्वॉल्व, इसका ए है जो हमारे स्क्रीन में दिख नहीं रहा, क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग द पीपल टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। तो कंट्रोलिंग क्या इन्वॉल्व कर रही है बच्चों इसके अंदर? कंट्रोलिंग इन्वॉल्व कर रही है। कंट्रोल करने के लिए वो करना क्या पड़ेगा? कंट्रोल कब होगा? जब आपके पास क्या होगा बच्चों? स्टैंडर्ड। आप कंपेयर किससे करोगे? अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल क्या इन्वॉल्व कर रहा है? सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज फॉर द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट। नहीं, कंट्रोलिंग नहीं। कंट्रोलिंग क्या?
डायरेक्टिंग द पीपल टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट कॉमन गोल, ठीक है, ये डायरेक्टिंग का पार्ट हो गया। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज फॉर द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट, हम डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं बच्चों, इस जगह हम लोग क्या काम कर रहे हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, और कंपेयर किससे करोगे, आप अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल हमने क्लास में भी लिया है, आपको मालूम है कि हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट की है, ठीक है, और हमने दे रखा है, हमने 5% का एक लीवरेज ले रखा है कि ठीक है 5% हमारा नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। अब 1000 में 5% आ रहा है, चलो ठीक है भाई, 960 यूनिट हो रही है, कभी 980 यूनिट हो रही है, कभी 1010 यूनिट हो रही है, ठीक है, दैट्स इट, मतलब परफॉर्मेंस ठीक चल रही है। अगर 930 यूनिट्स आ रही है अगर हमारी, तो वहाँ पर कंट्रोल चेक करेंगे कि ऐसे 930 यूनिट्स आने का रीजन क्या है, वी विल फाइंड आउट दैट रीजन। ओके, नेक्स्ट हमारा आ रहा है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, रिलेट टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या देगा, हिस्टोरिकल फीडबैक कंट्रोल, ये किसके लिए बात में करता है, पास्ट, जो इवेंट हो चुका है। प्रेडिक्टिव फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फ्यूचर। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल किस चीज के लिए होता है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हमारा होता है, हम कोई भी ऑपरेशन कोई भी फंक्शन करते हैं उसमें जो जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर हम लोग को क्या करना पड़ता है बच्चों, जो जो हमारी परफॉर्मेंस के अंदर क्रिटिकल पॉइंट है उसको हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, उस क्रिटिकल पॉइंट पे। व्हाट इट, नेक्स्ट है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन आपको लगी क्या होगा कि आंसर इसका कंट्रोल बाय एक्सेप्शन है। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन क्यों है बच्चों, हम इस पे कहाँ क्या करेंगे, हम इस पे कंट्रोल बाय एक्सेप्शन के अंदर क्या करेंगे बच्चों, इसके हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ओनली ऑन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, सिग्निफिकेंट डेविएशन, कि हम देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड हमारा क्या कहता है कि हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारा आ रहा है साहब कि हमने बोला 5% तक वेरिएशन अलाउड है। अब कितना आ रहा है, 950 आ रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। 1030 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 950 यूनिट से जैसे कम जाता है तो हम क्या बोलेंगे, भैया कोई ना कोई गड़बड़ है, चेक करो, ऐसे कर। तो जब तक 950 से 1050 तक हमारे पास अगर रिपोर्ट आ रही है तब तक क्या करेंगे कि कोई न्यूज नहीं आ रही है हमारे पास, इसका मतलब एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है, सब चीजें हमारे आसपास जो हमारे रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, हम लोग हमारे टारगेट को मीट करेंगे। जैसे हमारी यूनिट अगर 950 से नीचे जाती है, 930 जाती है, 900 जाती है, उससे नीचे जाती है, तो हम लोग उस पर कंट्रोलिंग डालेंगे। वही अगर हमारी यूनिट अगर 1050 से ऊपर जाती है, 1080 जा रही है, तो उसका मतलब क्या बोलेंगे कि सब हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो कम सेट किया, हमारा स्टैंडर्ड 1050 होना चाहिए कम से कम। अगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1080 तक जा सकती है तो इसका मतलब हमने स्टैंडर्ड से कम सेट किया है, ठीक है। अगर हमारी नीचे जा रही है तो पीछे रीजन क्या है, हो सकता है हमने स्टैंडर्ड ज्यादा सेट किया तो स्टैंडर्ड कम सेट करो, ठीक है। तो हम लोग कब जगेंगे, जब कुछ एक्सेप्शनल इवेंट होगा, जब कुछ सिग्निफिकेंट डेविएशन आएगा। गॉट इट, नेक्स्ट चलते हैं। अथॉरिटीज, अथॉरिटी क्या है बच्चों, इसके अंदर देखने पर ही पता लग रहा है इसका आंसर राइट टू डू समथिंग होगा। राइट देना, अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक हायरार्की है जिसके अंदर आपने पोजीशन दे रखी है, पोजीशन 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 पोजीशन, टॉप टू लोएस्ट लेवल पे, और आपने डेलीगेशन अथॉरिटी टॉप टू बॉटम तक कर रखी है। तो सब लोगों को क्या दिया है, राइट टू डू समथिंग, ठीक है, उनको क्या दिया अथॉरिटी, और उसमें क्या दिए साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दोनों के अंदर क्या है, दोनों में पैरिटी। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरिटी नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, हमने पढ़ा था क्लास के अंदर, और क्यों होगा कैसे होगा वो सब पढ़ा था हमने, ठीक है। एबिलिटी टू डू समथिंग, नहीं। Derived from many sources, no. Not visible from organization chart, no. Right to do something, right answer. Fifth room theory of motivation is known as, इसका आंसर 12th का आंसर क्या होगा बच्चों, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसमें किसी को डाउट नहीं है। चलो अब हम लोग 13 क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इज मिसिंग इन द हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी। अब हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी हमने क्या पढ़ा था मैस्लो नीड, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। मैस्लो नीड के अंदर हमने 5 नीड्स पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ी थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। उसमें क्या नहीं था बच्चों, वेल्थ नीड, ठीक है। डी आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसोसिएटेड विद हैसबर्ग मॉडल। हैसबर्ग मॉडल के अंदर बच्चों हमने क्या पढ़े थे, 2 फैक्टर पढ़े थे,
कौन से पढ़े थे बच्चों? एक मेंटेनेंस फैक्टर और दूसरा क्या पढ़ा था बच्चों हमने? मोटिवेटिंग फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर का एक और नाम था, याद करो फटाफट। मेंटेनेंस फैक्टर का क्या नाम था? हाइजीन फैक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हाइजीन। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इंक्लूडेड इन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमने पढ़ा था। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर बच्चों किसका आंसर आएगा? कोचिंग, ऑन द जॉब हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था कि मॉर्निंग में वेब डेवलपर 3 घंटे क्लास लेता है, उसके बाद उन लोगों से काम करवाता है। ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, विजिबल ट्रेनिंग हमने पढ़ा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि 1800 सेंचुरीज के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, नियर द जॉब अपने फैक्ट्री के पास में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था, जहाँ पर एक मशीन लगाई हुई थी, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता था कि प्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। ठीक है, ये क्या है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एग्जांपल, दैट इज बी, केस स्टडीज। अब वो केस स्टडी दी गई है, अब उस केस स्टडी को पढ़ो, समझो, फिर उसके बाद में डिस्कशन करेंगे, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ओके, आंसर होगा बी। अंडर द लीकर्ट्स 4 मैनेजमेंट सिस्टम, which one of the following adopts a paternalistic approach towards the subordinate? ठीक है, पैटर्निस्टिक अप्रोच। एक्सप्लॉटेटिव में क्या था बच्चों? एक्सप्लॉटेटिव के अंदर, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ओनली ऑर्डर्स दिए जा रहे थे, डिसीजन में कोई हेल्प नहीं की जा रही थी, ओनली ऑर्डर्स। ठीक है। बेनेवलेंट के अंदर क्या था? सेम वही था, ऑर्डर्स दिए जाते, लेकिन ये एक्सप्लॉटेटिव नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या था, पैटर्निस्टिक अप्रोच यूज की जा रही थी बेनेवलेंट के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बेनेवलेंट। 17, which one of the following is not the merit of oral communication? मेरिट सिर्फ एक ही साफ साफ दिख रहा है, ऑथेंटिसिटी, कि मैंने कह दिया, दूसरे ने सुन लिया, क्या प्रूफ है कि मैंने यही कहा था? इफेक्टिव होता है, मेरिट है। इजी कम्युनिकेशन है, मेरिट है। इंस्टेंट फीडबैक है, मेरिट है, तुरंत जवाब आ जाएगा। लेकिन क्या ऑथेंटिसिटी है? नहीं है। गॉट इट? 18 क्वेश्चन, सिमुलेशन इज यूजफुल। अब सिमुलेशन हमने क्लास में पढ़ा था, क्या है क्या नहीं है, इज यूजफुल। इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि हम इसमें क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, हम सिस्टम के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वेटिंग लाइन प्रॉब्लम। इसमें हम लोगों ने क्यूइंग थ्योरी के बारे में पढ़ा था। टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव, एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था। टू मेक द डिसीजन अंडर कॉम्पिटिटिव गेम थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो ये तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या बचा? टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। 18 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट कर चलते हैं। 19 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें 19 क्वेश्चन से। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द सेम लेवल ऑफ पीपल इज नोन एज, सेम लेवल मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेम लेवल, मार्केटिंग हेड, अकाउंट्स हेड, फाइनेंस हेड, सेम लेवल, मतलब दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ट्वेंटियथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस? एमआईएस के बारे में डिस्कशन किया था कि एमआईएस का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। एमआईएस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? एक छोटा सा एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमने एमआईएस में, कि फॉर एग्जांपल कि राजस्थान है, राजस्थान के अंदर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो हम लोग बोला कि सारे डिस्ट्रिक्ट की टोटल सेल और टोटल एम्प्लॉइज हमको बताओ। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट, और कंपेयर करेंगे कि हमारी सेल के अगेंस्ट में हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आ रही है। हमने टारगेट स्टैंडर्ड रख रखा था, व्हाट वाज आवर स्टैंडर्ड, कि हमारे 3.5% से ऊपर हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर अगर 5% या 3.5% से अबव आ रही है, तो इसका मतलब हमको उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है, या हमारा प्रॉफिट कम बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था बेसिकली, एमआईएस क्या था? एमआईएस था कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा इकट्ठा हो रहा है, उस डेटा को अपनी अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग के लिए उसको मॉडिफाई करना और उससे डिसीजन लेना। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, टू प्रोवाइड रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। टू रिक्रूट पीपल ऑफ फॉर द सिस्टम, नो, ये नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक? साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक में क्या इंक्लूड नहीं है बच्चों?
इसके अंदर सीधा था डिवीजन ऑफ लेबर, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर, क्या इंक्लूड नहीं है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तुमको अगर याद हो तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर किसमें इंक्लूड था? मैक्स वेबर में। चलो, अंडर द फ्यूल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिलेटेड विद एस्पिरिट डे कॉर्प्स? सब लोगों को मालूम होगा ये तो। टीम वर्क, इसमें किसी को डाउट ही नहीं होगा। अब हम लोग करते हैं 23 क्वेश्चन। इन ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज अ फंक्शन ऑफ। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या हमने पढ़ा था? अभी पढ़ा था ना बच्चों, थोड़ी देर पहले। ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, पूरा डिटेल में बताया भी मैंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द मैनेजरियल एक्टिविटीज? कमांडिंग मैनेजर एक्टिविटी है, कंट्रोलिंग मैनेजर एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर एक्टिविटी, क्या काउंटिंग है? नो। सी। अब ह्यूरिस्टिक टेक्निक रेफर्स टू। अब ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स किसका पार्ट था? ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स नॉन प्रोग्राम डिसीजन का। नॉन प्रोग्राम डिसीजन में हमने क्या क्या पढ़े थे बच्चों? क्रिएटिव टेक्निक, पार्टिसिपेटिव टेक्निक, याद रखना आगे भी क्वेश्चन आएगा इसका। क्रिएटिव टेक्निक, पार्टिसिपेटिव टेक्निक और ह्यूरिस्टिक टेक्निक। क्रिएटिव टेक्निक अलग है, पार्टिसिपेटिव टेक्निक अलग है, ह्यूरिस्टिक टेक्निक अलग है। तो ह्यूरिस्टिक टेक्निक रेफर्स टू किसके लिए? ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक? नो। ब्रेनस्टॉर्मिंग? नो। क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग? नो। दैट इज ट्रायल एंड एरर टेक्निक। which is one of the next question, which one of the following is not correct in case of planning? प्लानिंग के अंदर कौन सा पॉइंट गलत सही नहीं है? प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव मतलब हर जगह होता है, हर जगह होता है सब, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्लानिंग इज डिस्क्रीट फंक्शन, ये गलत है, ये करेक्ट नहीं है। आंसर सी इज राइट। ठीक है बच्चों। 27 पढ़ो, देखो क्या। PERT स्टैंड्स फॉर, PERT स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है बी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। साइबरनेटिक रेफर्स टू, साइबरनेटिक बच्चों हमने किसमें पढ़ा था? याद है तुम लोगों को? फीडबैक में पढ़ा था हमने, फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक पढ़ा था, फीड फॉरवर्ड पढ़ा था, ठीक है। स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल कौन सा था बच्चों? कॉन्करेंट कंट्रोल ऑफ एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 29। पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। डायरेक्टिंग इज क्या है बच्चों? वन वे प्रोसेस? नो। सर्कुलर प्रोसेस? नो। डिस्क्रीट प्रोसेस? नो। कंटिन्यूअस प्रोसेस? राइट। डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रूटीन डिसीजन? अब नॉन रूटीन डिसीजन के अंदर बच्चों को क्या देखना पड़ेगा कि रूटीन डिसीजन क्या होता है, नॉन रूटीन डिसीजन क्या होता है, उनको लर्न रखकर ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमने पढ़ा था इसके अंदर रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। रूटीन डिसीजन कौन से थे? जो लोअर लेवल या मिडिल लेवल ले रहे थे। और स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन से थे? जो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी प्रोसीजर्स के लिए हम लोगों को लेना पड़ रहा था, वो लोग कौन लेते थे? टॉप मैनेजमेंट ले रहा था, ठीक है। अब जो रूटीन डिसीजन थे उसके लिए हमको क्या चाहिए था? रूटीन डिसीजन के लिए हमको क्या चाहिए था बच्चों? कि हमको कोई डेटा रिक्वायरमेंट नहीं थी उसके लिए, हमको किसी पर्सन से कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी। वो कौन ले रहा था? मिडिल लोअर लेवल ले रहा था। लेकिन नॉन रूटीन डिसीजन कौन ले रहा था? टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट कौन सा डिसीजन लेगा देखते हैं। ए, डिसीजन रिलेटेड टू द फिल अप द वैकेटेड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा कौन सा होगा? या तो प्रोग्राम डिसीजन होगा, पहले से रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी प्रोसीजर हमने बना रखी होगी इसके लिए। फिर एक बार डिसीजन रिलेटेड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट, ये हो सकता है नॉन रूटीन डिसीजन हमारा, ठीक है। इट इज अ नॉन रूटीन डिसीजन। डिसीजन रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये हो सकता है हमारा, ठीक है। ये दोनों हमारे किस तरह के डिसीजन है?
डिसीजन रिलेटेड टू टेक ओवर द सिक यूनिट, ये दोनों बच्चों डिसीजन है जिसके अंदर हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ये हमारे प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम डिसीजन के अंदर आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी, दिस इज नॉन रूटीन डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन मेकिंग अ डिसीजन गेम थ्योरी इज यूजफुल अंडर द कंडीशन ऑफ। अब गेम थ्योरी क्या थी बच्चों इसके अंदर? गेम थ्योरी के अंदर मैं पढ़ा था कि दो वेरिएबल थे। गेम में क्या होता है, एक जीतता है तो दूसरे को क्या होता है? नुकसान होता है। मैं जीत रहा हूं तो सामने वाले को नुकसान है, और दूसरा जीत रहा है तो मेरे को नुकसान है। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों? 31 के अंदर कॉम्पिटिटिव रिवाइवलरी। रेफरेंट पावर, रेफरेंट पावर के अंदर हमने बच्चों, रेफरेंट पावर क्या होती है? क्या हमने इसको लर्न किया था क्लास के अंदर? रेफरेंट पावर को रेगुलर क्लास इक्वल्स टू रेगुलर लर्निंग से, रेगुलर क्लास इक्वल्स टू रेगुलर लर्निंग, रिवॉर्ड पावर, सी फॉर कॉर्सिव पावर, ई फॉर एक्सपर्ट पावर, फिर आर फॉर रेफरेंट पावर, फिर लेजिटिमेट पावर। तो रेफरेंट पावर क्या है बच्चों इसके अंदर? देखो क्या आंसर होगा इसका, सीधे आंसर पे आते हैं हम लोग। पावर ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स अ पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। क्या इसमें हमने एक वर्ड देखा था बुक के अंदर? कैरिज्मा। महात्मा गांधी का एग्जांपल देखा था हमने कि कैरिज्मा था, वो बुलाते थे तो 1000 लोग उठ के आते थे, सुनते थे बात को। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्टी थ्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट एम्प्लॉय ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। मतलब कि इनमें से कौन सी ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं है? ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। टी ग्रुप ट्रेनिंग, क्या टी ग्रुप ट्रेनिंग हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था बच्चों? टी ग्रुप ट्रेनिंग क्या था बच्चों? ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। ठीक है, टी ग्रुप के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक फैसिलिटेटर होता है। वो क्या करता है? वो आपको मतलब कि रैंडमली कोई भी टॉपिक देता है, उसमें आप लोगों को ग्रुप के अंदर बैठा कर डिस्कशन किया जाता है। उसमें वो चेक करता है कि आप किसी भी पॉइंट पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो फैसिलिटी सिर्फ वो चेक करेगा। वो कोई भी रैंडमली टॉपिक दे दिया जाएगा जिसमें आपको देखा जाएगा कितने ज्यादा सेंसिटिव है किन पॉइंट को लेकर के। ठीक है, तो वो होती टी ग्रुप ट्रेनिंग, वो होती है ऑफ द जॉब जा करके। और विजिबल ट्रेनिंग, विजिबल ट्रेनिंग हमने पढ़ा था। कौन सी ट्रेनिंग होती है बच्चों? ये ट्रेनिंग 1800 सेंचुरी के अंदर हुई थी। एक साइड में उसी तरह का प्रोजेक्ट लगा करके वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। सेम एक छोटी सी मशीन जैसे फैक्ट्री लगी हुई है वैसी एक मशीन वहाँ पर लगा देते, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग किया जाता था कि ऐसा कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को इस तरह से मैन्युफैक्चर होगा, और फिर उनको जाकर के 3 दिन 5 दिन ट्रेनिंग के बाद उनको फैक्ट्री भेज दिया जाता था। वो था ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इसके अंदर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का कौन सा है? टी ग्रुप ट्रेनिंग है। ठीक है, तो व्हाट विल बी आवर आंसर? टी ग्रुप ट्रेनिंग। विच लीडरशिप स्टाइल परमिट्स क्विक डिसीजन मेकिंग? सबको मालूम है क्विक डिसीजन किसके अंदर होगा? डेमोक्रेटिक स्टाइल में नहीं होगा। आप लोग क्या करते हैं इसके अंदर? क्या क्या आप वेलकम करते हैं किस चीज को? सजेशंस को। रजिस्फेयर के अंदर क्या होता है बच्चों? आप क्या करते हो? अथॉरिटी सामने वाले को दे देते हो। आप लोग क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ उनको, अब मैनेजर जो होता है उस केस में क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है और कुछ नहीं। ऑथोरिटेरियन के अंदर ऑटोक्रेटिक, सारे डिसीजन मैं ही लूंगा। मैं कौन? मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल। चलो 35th पे आते हैं हम लोग। प्रोग्राम डिसीजन आर कंसर्न विथ। अब प्रोग्राम डिसीजन किससे कंसर्न करते हैं? हाँ बच्चों, क्या बेसिक डिसीजन से करते हैं, क्या यूनिट डिसीजन से करते हैं, या रिपीटेटिव रूटीन डिसीजन से करते हैं, नॉन रूटीन डिसीजन से करते हैं? प्रोग्राम डिसीजन किसके लिए बनेंगे? रिपीटेटिव एंड रूटीन डिसीजन के लिए। ठीक है, आंसर सी। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। कौन सा हो गया? इनफॉर्मल वर्ड है यहाँ पे, नॉट फॉर्मल, इनफॉर्मल। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेप्टाइन। 37। व्हेन कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हो गया बच्चों? फ्लो कैसे हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ, तो मतलब डाउनवर्ड। आंसर होगा बी। अब लोग हम लोग आते हैं 38 क्वेश्चन पे। 38 क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा हुआ है।
38 क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। An individual's degree of like or dislike. An individual degree of like dislike of oneself is known as self belief, self concept, self efficacy, self esteem. इसमें बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे हैं? सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम। इसमें आंसर क्या हुआ उसका? सेल्फ एफिकेसी। एन इंडिविजुअल डिग्री ऑफ लाइक और डिसलाइक ऑफ वनसेल्फ इज नोन एज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी हम लोग क्या पढ़ा था बच्चों? कि मैं किसी भी, हाउ कैन आई एग्जीक्यूट कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू डील विद प्रोस्पेक्टिव सिचुएशन, कि मैं किस सिचुएशन को किस तरीके से डील करूंगा। गॉट इट? एफिकेसी का मतलब ये होता है। तो एन इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ लाइक और डिसलाइक ऑफ वनसेल्फ इज नोन एज सेल्फ एफिकेसी। हम लोग आते हैं 39 पे। 39 पे देखो क्या लिखा हुआ है? क्लोज सुपरविजन, कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आर फीचर ऑफ। किस चीज के फीचर होंगे बच्चों ये 39 क्वेश्चन के अंदर? क्लोज सुपरविजन, कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज द फीचर ऑफ। क्या हम लोगों ने मैग्रेगर मॉडल पढ़ा था? मैग्रेगर मॉडल में थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, हम लोग कैसा बनना चाह रहे थे? थ्योरी वाई थ्योरी एक्स कैसे थे? जिसमें एम्प्लॉय पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा था। एम्प्लॉय क्या चाहते थे? काम करना नहीं चाहते थे वो लोग, ठीक है, उनका मॉरल बूस्ट नहीं था, वो लोग काम नहीं करना चाहते थे, उनसे काम करवाना पड़ रहा था। तो ये सब चीजें कहाँ थी? थ्योरी एक्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? थ्योरी एक्स, आंसर सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग। एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ, दैट इज ईआरजी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया बच्चों ये थ्योरी? ईआरजी थ्योरी, इसका आंसर है ए, एडल्फर। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने 40 तक पढ़ लिए। 41 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? क्या आंसर होगा सबको पता है? एफ डब्ल्यू टेलर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो सारे मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है सारे। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज द मैनेजर फंक्शन, किस तरह का, कौन कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? ए, फ्रॉम द बेसिस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म द बेसिस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म क्या फॉर्मेशन हो रहा है? बेसिस फॉर द फंक्शनिंग, क्या हमको फंक्शन करना है, तो क्या चीज बेस बना रहा है? क्या हमारा प्रॉफिट? नो। ऑब्जेक्टिव? नो। क्या हमारी पॉलिसीज बना रही है? माइट बी, यस। क्या स्ट्रेटेजी? नो। स्ट्रेटेजी पर प्लानिंग बनेगी, सारी चीजें होगी हमारी। पॉलिसीज, पॉलिसीज फॉर्म्स द बेसिस फॉर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनिंग क्या होगी? स्टाफिंग, लीडिंग, दैट इज फंक्शनिंग। तो ये किस पे स्टाफिंग कैसे होगी? जो हमने पॉलिसी प्रोसेस रूल्स रेगुलेशन बना रहे उस अकॉर्डिंग स्टाफिंग होगी। लीडिंग कैसे होगी? जो हमने पॉलिसी प्रोसेस रूल्स रेगुलेशन बना दी उस अकॉर्डिंग होगी। समझ रहे हो आप सब लोग? ठीक है। इज अ मीन्स टू एन एंड, ये हम लोगों ने पढ़ा था, सिंपल सी एक लाइन पढ़ी थी हम लोगों ने 44 नंबर जो देखा, कंट्रोलिंग। इसमें आगे ये भी लिखा हुआ था, इट डज नॉट एंड देमसेल्फ। कंट्रोलिंग कब खत्म होता है? जब हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, कि जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया, तो उसका से कंट्रोल खत्म हो जाएगा, नया टारगेट होगा, नया कंट्रोलिंग शुरू हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग इज द मीन्स टू एन एंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है? 46 45 इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन ऑफ द ऑल द एंटरप्राइजेस। क्या है फाउंडेशन? फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन, एक्शन कब लोगे बच्चों? इज द प्लानिंग। प्लानिंग इज द फाउंडेशन फॉर द मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन। एक्शन लेंगे उसके बाद उसमें कंट्रोलिंग चालू होगी। ठीक है, प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन। जितनी ज्यादा बेटर प्लानिंग होगी, जितनी ज्यादा बेटर प्लानिंग आपके एग्जाम के लिए पास होने के लिए रहेगी, एग्जामिनेशन रिवीजन के लिए रहेगी, तो उस अकॉर्डिंग ही आप लोग सक्सेसफुल एक्शन रहेगा वो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ो।
46। देखो 46 क्या लिखा हुआ है। प्रोसेस इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस नेगेटिव लग रही है? सबसे पहले क्या होता है बच्चों, 46 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हम लोग स्टाफिंग के अंदर सबसे पहले ब्लैंक एप्लीकेशन मंगा रहे थे। हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? ब्लैंक एप्लीकेशन थी। तो उसमें क्या था? नेगेटिव अप्रोच कौन सी होगी? जब हम सेलेक्ट कर रहे होंगे, सिलेक्शन के टाइम पे रिक्रूट कर लिया हमने, सेलेक्ट करा, सेलेक्ट के अंदर जो जो हमको चाहिए, जैसे जो जो हमको क्वालिफिकेशन चाहिए, जो हमें रिक्वायरमेंट से फुलफिल कर लिया हमने, बाकी सब कुछ बाहर कर दिया। तो नेगेटिव प्रोसेस कौन सी होगी बच्चों हमारी? सिलेक्शन। ट्रेनिंग, ट्रेन किया जाएगा किसको? सिलेक्टेड एम्प्लॉय को। प्लेसमेंट किसको मिलेगा? जो सिलेक्टेड एम्प्लॉइज हो उनको। इंडक्शन किसका होगा? इंडक्शन मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन, वो किसका होगा? सिलेक्टेड एम्प्लॉय को। तो नेगेटिव कौन सी हुई बच्चों? नेगेटिव कौन सी हुई? सिलेक्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इज आल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ए आंसर। ये तो सीधे डायरेक्ट मार्क्स गेनिंग, मतलब कि हाँ ये मार्क्स हमारे हाथों में पड़े, ले लो। चलो भैया 48 पे आते हैं हम लोग। देखो 48 क्या लिखा हुआ बच्चों? is concerned with the total manner in which a manager influences the action of subordinate। 48। क्या हम लोगों ने मैसी की डेफिनेशन पढ़ी थी इसके अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर? जोसेफ मैसी, जोसेफ मैसी ने कहा था कि वो सारे तरीके जिस तरीके से हम लोग हमारे एम्प्लॉयज के एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन सारे तरीकों को क्या कहते हैं बच्चों? डायरेक्टिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन के अंदर। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्ट मार्क्स गेनिंग। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट ऐसे टिक हो जाएंगे, तुम्हारे ज्यादा डायरेक्ट तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ठीक है, 49 हमारा कंप्लीट हो गया। 50 पे आते हैं। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। क्या है इसका आंसर? क्या प्लानिंग है? प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। जब इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं तो क्या कंट्रोलिंग आएगा, मोटिवेटिंग आएगा? नो, कम्युनिकेटिंग। ओके, फिर नेक्स्ट 51 डिफाइंस मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर्स। आप सब बच्चों को ध्यान होगा, हम लोगों ने जब वेरी फर्स्ट क्लास ली थी मैनेजमेंट की, तो हम लोगों ने उससे 9 डेफिनेशन की थी। उसके अंदर आगाज अनबेदी, हिक्स, मैरी पाकर फॉलेट, फेल, टोटल 9 डेफिनेशन के राइटर भी लर्न करवाए थे, 9 डेफिनेशन भी लर्न करवाई थी। ठीक है, इसका आंसर है ए। चलो 52 क्वेश्चन पढ़ो देखो। Has defined the authority as the power to take decision which guide the action of others। किसने बताई ये बच्चों? तुम लोगों क्लास के अंदर अथॉरिटी जो भी टॉपिक समझा उस टॉपिक के ऊपर मैंने राइटर लिखवाए थे कि टोटल कितने इसमें 4 डेफिनेशन दे रखी है, तो चारों के राइटर के ऊपर नाम लिख दो, फिर इसको लर्न करो कौन कौन सी और डेफिनेशन तुमको क्लास में लर्न करवाई थी। ठीक है, इसका राइटर कौन है बच्चों? 7। नेक्स्ट, फ्लोज फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल। ऊपर से नीचे तक क्या आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम, that is delegation of authority। power is the ability to punish other for not carrying out order। हमने पढ़ी थी रेगुलर क्लास इक्वल्स टू रेगुलर लर्निंग। रिवॉर्ड पावर, सी फॉर कॉर्सिव पावर, ई फॉर एक्सपर्ट पावर, फिर रेफरेंट पावर, फिर लेजिटिमेट पावर। तो पावर टू एबिलिटी पनिश, पनिश किस में करेंगे बच्चों हम लोग? आंसर इज डी, कॉर्सिव पावर। गॉट इट। 55 पे आते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क टू अदर एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू दैट इज। क्या है ये? क्या है बच्चों ये? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं। अंडर लीडरशिप स्टाइल गोल्स आर सेट एंड वर्क रिलेटेड डिसीजन आर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट। कौन ले रहा है बच्चों इसके अंदर डिसीजन? कौन ले रहा है? आर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट। एक्सप्लॉइटेटिव हो नहीं सकता। डिसीजन कौन लेता है? सुपीरियर। बेनेवोलेंट सुपीरियर ही लेता है, टॉप लेवल ही लेता है बेनेवोलेंट। बस क्या होता है? पैटर्नस्टिक अप्रोच होती है। अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक इज द राइट आंसर। चलो
56 क्वेश्चन पे 57 पे आते हैं हम लोग। नीड बेस्ड थ्योरी किसने बताई थी बच्चों? वेरी सिंपल क्वेश्चन। 57 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नीड बेस्ड थ्योरी किसने बताई थी? 57 में पढ़ा नहीं पढ़ा था? हायरार्की ऑफ नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मैस्लो मॉडल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आल्सो नोन एज क्या क्या? ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन। ओके बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 59 इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वांटिटेटिव टेक्निक कौन सी नहीं है? लीनियर प्रोग्राम, एलपी क्वांटिटेटिव टेक्निक, गेम थ्योरी क्वांटिटेटिव टेक्निक, सिमुलेशन क्वांटिटेटिव टेक्निक, कौन सी नहीं है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सी। आंसर इज सी, वेरी सिंपल। चलो हम लोग कितने 59 क्वेश्चन हो गए, अब 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग फास्ट। देखो 60 क्वेश्चन क्या होगा? डिसीजन मेकिंग इज एक्सपेक्ट टू बी बेस्ड ऑन। अब डिसीजन मेकिंग किस पे बेस्ड होगी बच्चों? क्या कंप्यूटर की पॉलिसी पे बेस्ड होगी? नो। गवर्नमेंट पॉलिसी पे? नो। वर्क ऑफ एक्टिविटीज पे? नो। डिसीजन पॉलिसी रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन लॉजिक्स। ठीक है, समझ में आता है? बेस्ड ऑन लॉजिक्स डिसीजन मेकिंग की आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, तब जाके आप क्या होगा? डिसीजन मेक कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, डिसीजन मेकिंग, रैशनल थिंकिंग। फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन है? फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आंसर इज सी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, क्या हमने पढ़ा था वेरी फर्स्ट डे हमारी क्लास के अंदर? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सब लोगों को मालूम है। इसका आंसर होगा डी, गेटिंग थिंग्स डन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। जो हमने टोटल 9 डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें सब में ये तो पढ़ा था अपने कि लोगों से काम करवाना। मैनेजमेंट का काम क्या है? वो खुद काम नहीं करता, वो लोगों से काम करवाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसर्न विथ, साइंटिफिक मैनेजमेंट किससे कंसर्न है बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू द मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, आंसर इज सी। इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है? प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमने डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमने पढ़ी थी अभी। क्या क्या था ऑर्गेनाइजिंग के अंदर? वर्क को आइडेंटिफाई करना, वर्क को ग्रुपिंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डायरेक्टिंग में पढ़ा था कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, दैट इज डायरेक्टिंग, कि अब हमारा काम करे हमारे एम्प्लॉयज, हमारे सबॉर्डिनेट। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी, द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू, क्या चीज लीड्स करती है? स्पेशल, नो। ओवरलोडिंग, नो। ओवर डिपेंडेंस, नो। यूनिफाइड कंट्रोल, ये यूनिफाइड कंट्रोल की तरफ जाती है, मतलब एकत्रित एक जगह, मतलब बॉस यूनिटी ऑफ कमांड की तरह। 66 क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम लोग। सिक्सटी सिक्स में मिलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं है। क्या नहीं है? कौन सा बैरियर नहीं है? सेलेक्टिव परसेप्शन, यस। मेरा परसेप्शन कैसा है? सेलेक्टिव परसेप्शन तो कितना समझा ले, मैं नहीं समझूंगा। इमोशंस नहीं समझ पाएंगे। फिल्टरिंग, फिल्टरिंग कर दी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंच रही है तो फिल्टर हो क्या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? डिफेंसिवनेस, आंसर इज बी 64 में, सॉरी 66 के अंदर। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 67। रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सन टू द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? सिलेक्शन में था? नो। रिक्रूटमेंट में था? नो। प्लेसमेंट में था? नो। प्लेसमेंट के अंदर क्या था? कि ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी पोजीशन बनी हुई है उस पोजीशन में उसको प्लेस करना, कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वेल प्लेस्ड है। ठीक है, इंडक्शन, इसको इंट्रोड्यूस करवाना ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम होता है, क्या पॉलिसी, क्या प्रोसीजर है, और हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय कैसे काम करता है, क्या हमारी हायरार्की लेवल है। गॉट इट? अब हम आते हैं 68 पे।
68 क्या लिखा हुआ है? इज द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्या होगा बच्चों 68? लीडिंग, लीडिंग इज द यूज ऑफ टू इन्फ्लुएंस द मोटिवेट एम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। प्लानिंग के अंदर नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होगा, मोटिवेटिंग में नहीं होगा। इसका आंसर तुमको लगेगा मोटिवेटिंग है। मोटिवेटिंग इज द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट। नो, आप इन्फ्लुएंस कहाँ करोगे? आपको इन्फ्लुएंस करना है, अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाना है, तो कहाँ पे होगा? वो क्वालिटी किसके में होनी चाहिए? लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी। द पर्पस ऑफ कंट्रोल इज टू, कंट्रोल का पर्पस क्या है? स्टैंडर्ड को फिक्स करना, बिल्कुल ठीक बात है। स्टैंडर्ड से तो परफॉर्मेंस को मैच करेंगे। मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो स्टैंडर्ड लिया है हमने। फाइंड आउट डेविएशन, डेविएशन को फाइंड आउट करना कि क्या रीजन है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी। नेक्स्ट क्या है? इज दैट मैनेजर फंक्शन विच इनिशिएट ऑर्गेनाइज्ड एक्शन। क्या होगा इसका? डायरेक्टिंग इज दैट मैनेजर फंक्शन विच इनिशिएट ऑर्गेनाइज्ड एक्शन। क्या ऑर्गेनाइजिंग होगा? नहीं। लीडिंग होगा? नो। मोटिवेटिंग? नो। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इज दैट मैनेजरल फंक्शन। डायरेक्टिंग वो मैनेजरल फंक्शन है, हमने जो फंक्शन पढ़े थे, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, स्टाफिंग इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजरल फंक्शन। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं मैनेजर के। तो मैं, तो कौन सा मैनेजर फंक्शन है जो इनिशिएट करेगा ऑर्गेनाइज्ड एक्शन को? ऑर्गेनाइज एक्शन कौन लेगा बच्चों? ऑर्डर कौन देगा? डायरेक्शन, डायरेक्टिंग। क्या लीडिंग देगा? नो, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वो सारे हमारे एफर्ट्स जो हम इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एम्प्लॉयज को काम करवाने के लिए, दैट इज डायरेक्शन। द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस आर नोन एज, द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, जो हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या बोलते हैं उन सबको? दे आर द फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा भी, मैनेजर फंक्शंस। 71। क्या यहाँ तक कोई डाउट? चलो 72। अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम, अथॉरिटी किससे डिराइव्ड होगी बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन से डिराइव होती है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा? हायरार्की होगी ऊपर से लेकर नीचे तक। तब यहाँ से जो डेलीगेशन अथॉरिटी हो रही है किससे आ रही है? वो हमारी पोजीशन से। इस पोजीशन पे क्या अथॉरिटी, इस पोजीशन में क्या अथॉरिटी, इस पोजीशन में क्या अथॉरिटी, इस पोजीशन में क्या अथॉरिटी होनी चाहिए? समझ में आ रहा है आपको? दैट इज अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम पोजीशन। नेक्स्ट क्या है? चलो 73 पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। पावर इज डिराइव फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन ऑफ एन ऑफ अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। Power is derived from the formal position of a person in the organization. अब इस अथॉरिटी के साथ साथ हम लोग उसको पावर भी देंगे, तो पावर कैसे आएगी? लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर का मतलब क्या होता है? कि ये अपनी पावर को कहाँ पे यूज करता है? जो ये अपने ज्यूरिडिक्शन में यूज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपनी ज्यूरिडिक्शन कैसे यूज करेगा? जैसे मान लो हम लोगों ने बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब नॉर्थ वाला जो पर्सन है वो वेस्ट में नहीं जाएगा, ईस्ट में नहीं जाएगा, साउथ में नहीं जाएगा, वो सिर्फ नॉर्थ के अंदर के डिसीजन लेगा सारे सारे, उसको मतलब नहीं सबसे। और फिर विद इन देयर ज्यूरिडिक्शन, जो उनको ज्यूरिडिक्शन जो लेजिटिमेट पावर मिली हुई है उसके अंदर वो आके ऑर्डर्स देगा। नॉर्थ के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, जितने भी स्टेट आ रहे हैं, सबको नॉर्थ के अंदर वो खुद डिसीजन देगा। वो साउथ में डिसीजन नहीं लेगा, वेस्ट में डिसीजन नहीं लेगा, ईस्ट में डिसीजन नहीं लेगा, वो अपने ज्यूरिडिक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? लेजिटिमेट पावर। कॉन्करेंट कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज, इसका तो सिंपल आंसर है स्टीयरिंग कंट्रोल। स्टीयरिंग कंट्रोल क्या पढ़ा था हमने? कॉन्करेंट कंट्रोल पढ़ा था। स्टीयरिंग मतलब जैसे कार कार के अंदर स्टीयरिंग होता है, वो कंटिन्यूअस कंट्रोल है हमारा। क्या स्टीयरिंग कब छोड़ सकते हो? थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कंट्रोल छोड़ दिया हमने, नहीं छोड़ सकते। आपको पूरा जैसे गाड़ी सीधी चल रही तभी आपको स्टीयरिंग को कैसे मजबूत पकड़ के चलना पड़ेगा। इसका आंसर है सी। 75। लीडरशिप इज द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द लेजिस्फेयर एंड ऑटोक्रेटिक। अब लेजिस्फेयर ऑटोक्रेटिक के बीच में क्या आएगा बच्चों? डेमोक्रेटिक। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 75 का? डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्या है? 76। ऑफ मोटिवेशन नोस टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी हमने भी पढ़ी थी, बताया था मेंटेनेंस फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर को हमने क्या बोला था? हाइजीन फैक्टर। क्या था वो? हैसबर्ग मॉडल के अंदर। आंसर है बी। समझ में आ रहा है? चलो हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया बच्चों? 76 तक कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं।
77 लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर सबऑर्डिनेट, किस पे होगा 77 के अंदर? बट ऑब्वियस सी बात है, ऑटोक्रेटिक। डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इज, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या होगा बच्चों इसके अंदर? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हमने क्या पढ़ा था? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल। हम टॉप से लेकर नीचे तक, लोएस्ट लेवल तक हम क्या करते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं। तो डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल, कि हमको अथॉरिटी कहां तक डेलीगेट करनी है? हमको लोएस्ट लेवल तक। ये टॉप हो गया, ये लोएस्ट हो गया, यहां तक वो क्या लेके आना है? डेलीगेशन अथॉरिटी करनी है, पोजीशन 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 पोजीशन, लोएस्ट लेवल तक हमको डेलीगेशन करनी है। दैट इज, ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। ओके। 79 is an art of choice wherein a person comes to conclusion about what has to be done in a given position. बात किस चीज की हो रही है? कंक्लूजन की हो रही है कि नहीं हो रही? तो इसका मतलब क्या होगा? डिसीजन मेकिंग। ओके। इज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है बच्चों? फादर ऑफ मैनेजमेंट सबको ध्यान है? डरकर चलो यहां पर एक तुमको रिवाइज कराता हूं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर, मतलब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फेयोल। फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं 81 क्वेश्चन। एटी वन में क्या लिखा हुआ है? इज द चेन ऑफ द सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाइएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक। 81